नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ा दिया था। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है और इसमें मैं आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूं जनरल अवेयरनेस का, और हर सब्जेक्ट का आपको कोर्स करवाया जा रहा है और उसकी डिटेल मैं आपको लेक्चर के बीच में दूंगा। फटाफट से आज का टॉपिक पहले शुरू कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, आपके पेपर में आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वो सारे आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक से। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे उसके टर्म ऑफ ऑफिस हो, चाहे उसका इंपीचमेंट हो, चाहे उसके किस तरीके का काम होता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, तो ये टॉपिक आज के बाद आपका पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको प्रेसिडेंट करवाया था, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो फटाफट से आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। देखिए, आपके संविधान जो है, आपका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग अलग पार्ट्स यानी भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे पार्ट 3 में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आगे जाते हैं तो पार्ट 4 है और फिर आता है पार्ट 5। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 5 में आता है। इसकी हेडिंग होती है द यूनियन। यूनियन मतलब सेंटर लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव सेक्टर है, जो कार्यपालिका है, जिसमें आपके प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, उसके बाद में पार्लियामेंट। तो ये वाला पूरा विंग आपको द यूनियन में देखने को मिलेगा, जो कि पार्ट 5 में आता है। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट था वो भी पार्ट 5 का पार्ट था, है ना। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक जाते हैं। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स रिलेटेड होते हैं प्रेसिडेंट से, जो मैंने करवा दिए थे। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के अंदर 62 में खत्म हुआ, तो 63 यानी 63 से लेके 71 तक ये आर्टिकल्स जाएंगे। अब ये आर्टिकल्स क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन बनता है। समझ गए मेरी बात। तो आर्टिकल 63 से 71 के बीच में हम सारी बातें जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, कौन कौन उसके इलेक्शन में पार्ट लेता है। तो ये आज हम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपको दो चीजें याद हो गई, पार्ट 5 और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक, ठीक है जी। अब जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है, एक होता है वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि अगर देखा जाए कौन सी पोस्ट ऊपर है कौन सी उसके नीचे है। मैं पावरफुल पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया में एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और यहां पे प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पोजीशन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है, सबसे बड़े बड़े डिसीजंस वही लेते हैं। परंतु अगर पोस्ट वाइज देखा जाए, प्रेसिडेंस के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट को माना जाता है, क्योंकि जितने भी एक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। और प्रेसिडेंट के तुरंत बाद जो पोजीशन आती है वो होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए मेरी बात। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है अंडर आर्टिकल 63 से 71, पार्ट 5 में आता है, और इनकी रैंक प्रेसिडेंट के ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के बाद आती है। समझ गए मेरी बात। तो ये हुई इसकी फैक्चुअल बात, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्शन कैसे होता है। अब एक बात बताइए, जैसे प्रेसिडेंट के अंदर भी इलेक्शन हो रहा था, पर प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा नहीं होती है। मेन पावर आपकी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, पर फिर भी देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। पर वो इतनी पावरफुल पोस्ट नहीं है, इसलिए आप लोगों को नहीं बोला जाता, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं कंट्री के, कि आप भी जाके वोट डालिए। जब पावर ही इतनी नहीं है तो फिर क्यों इतना टाइम और पैसा बर्बाद करना कि पूरे देश में इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन कराए जाए। इसलिए जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है ऐसी पोस्ट का, वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट का मतलब तो हो गया जिसमें आप लोग डायरेक्ट जाके वोट डालते हो, जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो गए, विधानसभा के इलेक्शन हो गए। परंतु जब बात आती है प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की या राज्यसभा के मेंबर्स की, तो आप लोग वोट उसमें नहीं डालते हो, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो एक बात तो आपको समझ आ गई कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री का कोई रोल नहीं होता, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। समझ गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छा इनडायरेक्टली होते हैं तो इनके लिए वोट डालता कौन है, कैसे एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। हम बेसिक से चीजों को उठा रहे हैं, ये पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है, सारे मेरे लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं।
18 से 20 क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री फटाफट से बता रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री में करा चुका हूं, बीच में स्टैटिक जीके के टॉपिक लिए पॉलिटी के ये सीरीज चल रही है, और आगे जाते जाते आपको स्टैटिक जीके में कराऊंगा, जिससे आपका आने वाला जो सीजीएल का एग्जाम है या फिर कोई भी और एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, सब में ये सीरीज काम आएगी। ठीक है, बाकी टीचर्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सीधा बात करूंगा मैं टॉपिक खत्म होने के बाद में, और वो प्लेलिस्ट जरूर आपने चेक करनी है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का जो लेक्चर है वो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक करवा दूंगा, ताकि आप चीजों को ऑर्डर में पढ़ पाए। फंडामेंटल राइट्स भी हो चुका है। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ठीक है, अब जो वाइस प्रेसिडेंट का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का मॉडल है, हमने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, कहीं ना कहीं से हमने कुछ ना कुछ ले ही रखा है। तो अगर पूछ ले भाई ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का जो ये सिस्टम है कि वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये हमने कहां से बोरो किया है, तो ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बना हुआ है मॉडल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, अब आप आराम से बता दोगे। अब हमारा क्वेश्चन था कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट कौन लेता है, तो अब उस पर आएंगे। उससे पहले अभी जान लीजिए कि आपके देश के, हमारे इंडिया के जो अभी करंट प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, जो अगस्त 11 2022 को इलेक्ट हुए थे। ठीक है, इन्होंने ओवरटेक किया था वेंकैया नायडू को। पेपर में पर नंबर पूछ लेता है, जैसे कि अभी जो आपके प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, 15th प्रेसिडेंट है। उसी तरीके से जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है वो 14th वाइस प्रेसिडेंट है। समझ गए? अब आपको ये लग रहा है कि यार वाइस प्रेसिडेंट है तो उसका काम तो तभी होता होगा जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होगा, क्योंकि तभी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेगा। उसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, तो अभी जानेंगे। उससे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 63 कहता है, आर्टिकल 63 कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब एक देश का हमारे वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 52 में बताया था कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? अब सारे आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीजें समझनी है। तो आपसे अगर पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो वो है आर्टिकल 66, आर्टिकल नंबर 66, अनुच्छेद 66 के अंदर ये लिखा हुआ है। अब वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने बताया भाई, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता है। तो अब जो इसका इलेक्शन है ना, वो मोर और लेस प्रेसिडेंट जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हो रहा था, हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपकी चीजें अच्छे से समझ में आए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता था, जिसके कुछ मेंबर्स होते थे। वही सिस्टम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में उसको वोट मिलेंगे उसी हिसाब से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। अब इस इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग पार्ट ले रहे थे उनको बोलते थे इलेक्टोरल कॉलेज। सेम वाइस प्रेसिडेंट का भी होगा इलेक्टोरल कॉलेज। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में मेजर अंतर क्या है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो दोनों हाउसेज होते हैं, कौन कौन से हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा, जो आपके सेंटर लेवल पे पार्लियामेंट बैठी है। अब इसके अंदर कुल मिला के जितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स, ठीक है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये लोग आपके बिहाफ पे वोट डालते हैं इनडायरेक्टली, जिससे कि वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब हमें जानना है, बस यही लोग वोट डालते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और भी लोग होते हैं, पर अभी हमने समझना है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आ गए। अब ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। समझे मेरी बात? जैसे कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, ठीक है, जो अलग अलग फील्ड में जिनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्पेशल नॉलेज होती है, जैसे सोशल सर्विस, आर्ट, लिटरेचर, है ना। तो ये लोग डायरेक्ट चुने हुए नहीं होते हैं, परंतु ये भी इसके वोटिंग में पार्ट लेते हैं। पर वहीं हम इसे कंपेयर करें प्रेसिडेंट के साथ, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं। समझ गए? तो ये चीज गहराई से आपको समझ आ जानी चाहिए, ताकि दिमाग में क्लैरिटी बन जाए। पेपर में क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट के तौर पे, तो आप लगा के आप। और क्या अंतर होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर?
प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो स्टेट की हर एक जो आपका राज्य है उसकी अपनी अपनी विधानसभा है, सबकी स्टेट असेंबली है, तो वहां के जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड वाले वो भी पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट असेंबली का कोई रोल नहीं होता। यानी कि रेलेवेंस के हिसाब से देखा जाए तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो फिर भी वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट तभी बनेगा ना जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होगा, और मैक्स टू मैक्स 6 महीना। ठीक है भाई, तो यह बात आपको समझनी है कि राज्यसभा के और लोकसभा के सारे मेंबर इसमें पार्ट लेते हैं, पर स्टेट असेंबली का कोई लेना देना नहीं होता। अब आपको ये पॉइंट नहीं बोलेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वही लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर आर नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, पर इस केस में नॉमिनेटेड भी होगा। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट का कोई रोल नहीं होता, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर वोट डालते हैं। तो अब आपको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अच्छे से समझ में आ गया। पॉलिटी में ना ये थोड़े थोड़े से ही पॉइंट होते हैं जिससे समझना तो आसान होता है, पर याद आप तभी रख सकते हो जब आप सारी पोस्ट को कंपेयर करके पढ़ोगे। समझ गए? आगे बढ़ाते हैं। यहां पे भी सेम केस है। आपको मैंने प्रेसिडेंट में बताया था कि कोई भी डाउट, कोई भी डिस्प्यूट प्रेसिडेंट के इलेक्शन से या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से उठता है, उसके इलेक्शन के बारे में, मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में अगर कोई भी इंक्वायरी होती है तो वो पावर किसके पास होती है? वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। सेम केस विद वाइस प्रेसिडेंट, सेम केस विद प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट या डिस्प्यूट होगा तो उस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ही फाइनल होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन को या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अगर कुछ उसमें गलती हुई है तो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की, कि भाई प्रेसिडेंट बनने की जैसे हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मोर और लेस सेम है। पहले आप याद रखेंगे कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, भारत का नागरिक होगा तभी वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, इतनी ऊंची पोजीशन पे बैठ सकता है। दूसरा कि उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स, ये आपको याद रखना है। फिर से एजेस को रिवाइज करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की एज कम से कम 35 होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की एज कम से कम 35 होनी चाहिए। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम एज 25 साल होनी चाहिए। और अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है भाई? प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका लीडर होता है, ज्यादातर लोकसभा का मेंबर होता है। तो यानी कि यंगेस्ट से यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर 25 साल का भी बन सकता है, यानी आप 25 साल की उम्र में भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो लोकसभा का मेंबर के मिनिमम एज 25 साल और राज्यसभा के मेंबर की एज मिनिमम 30 साल होती है। वहीं अगर हम बात करें लोकल लेवल पे, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी पे, तो वहां पे अगर आपको वार्ड मेंबर या पंचायत मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम एज 21 वर्ष होती है, 21 ईयर्स। तो अगर आप ये 4-5 एजेस याद रख लेते हो तो पेपर में 1 नंबर आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, जो आपके एसएससी में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है। तो इतनी कहानी समझ में आई। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन और वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में क्या अंतर है? प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ पार्ट ऑफ लोकसभा, यानी कि वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन पाए। लोकसभा की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, उतना होना चाहिए कि लोकसभा का मेंबर बन पाए। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का केस है कि वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो एक राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट हो पाए। ठीक है, वो मेंबर है नहीं पर इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि राज्यसभा का मेंबर बन पाए। तो ये डिफरेंस है, वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा का मेंबर होना, उतनी उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा की। ठीक है, और ये पॉइंट तो हर पोजीशन के साथ, हर पोस्ट के साथ कॉमन चलेगा कि इनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, अंडर एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट के अंदर का नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो ये है इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस। तो एक आर्टिकल आपको मैंने याद कराया 63 आज के लेक्चर में, और एक आर्टिकल मैंने इलेक्शन से रिलेटेड करा दिया 66। एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 69, ऐसे का ऐसा पेपर में कोट होके आया हुआ है। ये क्या बोलता है? जैसे प्रेसिडेंट अपनी शपथ किसके आगे ले रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे, और अपना रेजिग्नेशन किनको दे रहे थे? वो प्रेसिडेंट को।
वाइस प्रेसिडेंट के केस में वो अपनी शपथ यानी ओथ और एफर्मेशन जब वो अपने ऑफिस में आते हैं तो किसके आगे लेते हैं? प्रेसिडेंट के आगे, या फिर कोई पर्सन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर रखा है जो उनके बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनके आगे। मतलब कि वो अपनी शपथ प्रेसिडेंट के आगे लेते हैं, समझ गए? और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इस दोनों केसेस में सेम केस है, ठीक है। रेजिग्नेशन इंसान या तो अपने से ऊंची पोस्ट को देता है या अपने बराबर वाले की। अब वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, जबकि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, पर ओथ वो ले रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे। ये पॉइंट्स आपको याद रखने एज इट इज, पेपर में यहीं से कोट होके क्वेश्चन आ जाता है। आप मेरे अगर लेक्चर्स देखोगे तो मैं ऐसे ही बेस बनाता हुआ आपका चलता रहूंगा। उसके लिए आपको पूरी प्लेलिस्ट के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होते हैं। आज का टॉपिक भी छोटा सा है। अगली क्लास में ना मैं बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। किसके? इंडियन पॉलिटी के। और कौन से एग्जाम के? जो सीजीएल का आपको 2022 का पेपर हुआ है ना दिसंबर में, ठीक है, एसएससी का। तो ये वाली क्लास आपकी अगली होने वाली है कि हम जानेंगे कि पॉलिटी में सवाल किस तरीके के पूछ रहा है। 2023 में जो मेंस का पेपर हुआ है मार्च में, तभी तो आपको एनालिसिस बनेगा ना अपना कि भाई पेपर में आने क्या वाला है। और हर क्वेश्चन का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे, उसे खोल के रख देंगे, ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब हम जानेंगे टर्म ऑफ ऑफिस। तो टर्म ऑफ ऑफिस मतलब प्रेसिडेंट कितने टाइम तक के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है। तो अगर हम देखें आर्टिकल 67 के हिसाब से तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस वही होता है जो बाकी सब पोस्ट का होता है, यानी कि 5 इयर्स होता है जिस दिन से उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। सेम विद द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का भी 5 साल का है, इनका भी 5 साल का है। परंतु अगर वो पहले रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो प्रेसिडेंट को देंगे। पेपर में यही क्वेश्चन आता है, किसको रेजिग्नेशन देगा, किसके आगे ओथ लेगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, ठीक है, इसका इंपीचमेंट कैसे होता है, अभी जानेंगे इंपीचमेंट के बारे में। अब वाइस प्रेसिडेंट अपना जो टर्म ऑफ ऑफिस है 5 साल से ज्यादा ले सकते हैं, पर कब तक? ठीक है, जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता, यानी नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता तो बीच में थोड़ा सा टाइम लैग हो जाता है कई बार, तो तब तक के लिए बैठे हैं, तब तक के लिए वो पोस्ट खाली नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है। और उनके पास ये राइट होता है कि वो री इलेक्टेड हो सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया है, वाइस प्रेसिडेंट कितनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या इंडेफिनिट? मतलब आपका आंसर हो जाएगा इंडेफिनिट, कितनी मर्जी बार इलेक्ट हो जाए, ऐसा कोई हमारे देश में रूल नहीं है। प्रेसिडेंट के साथ भी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी। अब हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया, उसका क्या जो प्रोसेस है वो क्या होगा, समझे मेरी बात? तो प्रेसिडेंट के केस में हमने पढ़ा था, ध्यान कीजिए, इंपीचमेंट प्रोसीजर, ठीक है, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है। पर जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की तो कोई ऑफिशियल ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोसेस लिखा हुआ, पर जो कस्टम्स है जिस तरीके से रिमूव किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को उसको जान लेते हैं। इसके ऊपर भी जो चार्जेस लगेंगे वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगेंगे कि आपने संविधान का हनन करा है किसी वजह से। अब उसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल लिखा हुआ है, कोई फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होती है इनकी, जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में होता है, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना भी आसान नहीं है, बेशक मेजॉरिटी उतनी नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में क्या हो रहा था, फटाफट से याद करो, दोनों में से किसी हाउस में भी रिमूवल का रेजोल्यूशन उठ सकता है और उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए उस हाउस के 1/4 मेंबर का सपोर्ट जरूरी है। उस हाउस से फिर वो 2/3 मेजॉरिटी यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहां 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, कोई सिलेक्ट कमेटी उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और फिर जाके प्रेसिडेंट रिमूव हो रहा था। अब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल इससे कैसे अलग है जानते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव हो सकता है, पर अब इसमें डिफरेंस क्या है, पेपर में क्वेश्चन आएगा और यहां बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है।
कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का रेजोल्यूशन कौन से हाउस में उठ सकता है। बच्चे लगा के आते हैं ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ही एक्सक्लूसिव पावर होती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का ही तो चेयरमैन होता है ना वाइस प्रेसिडेंट, अभी बताऊंगा क्या है वो। तो राज्यसभा के पास ही यह पावर होती है कि कोई रेजोल्यूशन उठाना है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का तो सिर्फ राज्यसभा में उठ सकता है, जबकि प्रेसिडेंट के केस में दोनों में से किसी हाउस में भी उठ सकता है। समझ गए मेरी बात? इन पॉइंट्स पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सवाल यहीं से फंसेगा, फिर आप सुनोगे नहीं ध्यान से और दिमाग से आपकी चीजें निकल जाएगी। इसलिए कह रहा हूं एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है राज्यसभा में एक बार रेजोल्यूशन उठ गया तो वो वाला प्रोसीजर नहीं है कि 1/4 पहले साइन करेंगे फिर वोटिंग होगी, नहीं, वोटिंग पे डलेगा। अब देखते हैं कि कैसी मेजोरिटी चाहिए। तो इसमें लिखा है एक वर्ड, इफेक्टिव मेजोरिटी। अब ये क्या होता है भाई? हर तरह के कानून पास करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ज्यादातर केसेस में सिंपल मेजोरिटी होती है, कईयों में स्पेशल होती है। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? तो क्या होगा, राज्यसभा के अंदर अगर रेजोल्यूशन उठा तो क्या होना चाहिए? मान लीजिए राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब 250 मेंबर्स में से कम 125 तो हो गया, इसका 50%, और 126 हो गया, यानी 126 वोट्स, तो ये हो गया 51%। यानी कि इतने वोट तो चाहिए अगर आपको, मतलब पक्ष में चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। पर सिंपल मेजोरिटी से कैसे अलग है? अब मान लीजिए 250 की जगह 200 लोग बैठे हैं असेंबली में, तो उस केस में क्या 101 वोट चाहिए होंगे? तब भी 126 वोट चाहिए। यानी इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि कितने मेंबर प्रेजेंट हैं और फिर उसकी मेजोरिटी देखी जाए, नहीं, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस देखी जाएगी और उसमें से मेजोरिटी देखी जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उस हाउस से वो रेजोल्यूशन पास हो गया। समझे? ये इंटरनल वर्किंग है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो। अब वही चीज रेजोल्यूशन, पहली बात तो जब कोई ऐसा प्रोसीजर चलाते हैं रिमूवल का, तो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, उसको कितने दिन का प्रायर नोटिस जाता है? 14 दिनों का, 14 डेज का। यही प्रोसेसेस होते हैं जहां से पेपर में सवाल बनता है। 14 दिन का प्रायर नोटिस जाता है। अब राज्यसभा से टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी से पास हो गया, वैसे ही फिर ये लोकसभा में जाएगा, यानी लोअर हाउस में जाएगा, और वहां पे देखा जाएगा सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी बोले तो अगर उस हाउस के अंदर 550 लोग नहीं बैठे हैं, सिर्फ 500 बैठे हैं, तो इनकी मेजोरिटी देखी जाएगी, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसमें टोटल मेंबरशिप का लेना देना नहीं है। जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए 350 ही बैठे हैं, ठीक है, तो 350 में से देखा जाएगा मेजोरिटी अगर 7 है तो हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो यह प्रोसेस होता है, अगर ऐसा हो जाता है दोनों हाउसेस से, तब जाके वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होगा। समझे? और कोई भी अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास करना है राज्यसभा में तो 14 दिनों का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। समझ गए? तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आप प्रेसिडेंट वाला मेरा लेक्चर देखोगे, वहां पे भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। समझे मेरी बात? अब हम जान लेते हैं यार, ये वाइस प्रेसिडेंट तो ठीक है, अब ये बंदा काम क्या करता है? प्रेसिडेंट तो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर वो कभी बीमार पड़े या फिर उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया, तब थोड़े टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। पर इनका रेगुलर बेसिस पे क्या काम होता है? क्यों सरकार ने इनको रखा हुआ है? तो देखते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 69 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 69 में हमने पढ़ा था कि भाई उनका जो ओथ है वो कौन लेगा। और अब सीधा चलते हैं आर्टिकल 64 पे। ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये क्या होता है? तो जिन बच्चों को नहीं पता है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब आप कभी कभी टीवी में, न्यूज में देखते होंगे, एक इंसान हमेशा वो टेबल पे चढ़ के बैठा होता है, ठीक है, वो संचालक होता है पूरा। तो लोकसभा के अंदर वो काम करता है स्पीकर। अब स्पीकर का काम क्या होता है, शॉर्ट में अगर बताऊं तो पूरे हाउस का डिसिप्लिन, डेकोरम बना के रखना, सारी प्रोसीडिंग्स देखना हाउस की कि सारी चीजें शांति से हो गई, मोशंस को या फिर बिल्स को वोटिंग पे डालना, कास्टिंग वोट देना, मनी बिल को देखना। तो ये जो सारा प्रोसेस है लोकसभा के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो काम होता है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोले तो स्पीकर, ठीक है। यही सेम काम चेयरमैन करता है, बस उसे स्पीकर नहीं बोलते, उसको चेयरमैन बोलते हैं राज्यसभा के अंदर।
समझ गए? इतने अच्छे से आपको समझा दिया मैंने कि राज्यसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको चेयरमैन कहते हैं और वाइस प्रेसिडेंट यही होता है, इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। समझ गए मेरी बात? और इसकी पावर सिमिलर होती है जो स्पीकर की होती है लोकसभा में, कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं पर उसे हम जानेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। अब यह आता है आर्टिकल नंबर 64 में यानी आर्टिकल 63 में हमने बता दिया वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए और आर्टिकल 64 में हमने बता दिया कि वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होना चाहिए। और आर्टिकल 65 में अब बता रहा है कि भाई अब वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होगा। और अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ जाए, अब वैकेंसी का मतलब बोले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 5 तरह की वैकेंसी बताई थी मैंने आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड। पहली तो ये कि उसका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो जाए, टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो जाए तो नया बंदा आ जाएगा और इलेक्ट होकर बैठ जाएगा। दूसरा क्या था, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके इलेक्शंस को इनवैलिड कर दे, वहां से हटा दे। तीसरा, अगर वो खुद रेजिग्नेशन दे दे, ठीक है। चौथा बोला था मैंने कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और पांचवा मैंने आपको क्या बताया था कि या तो डेथ हो जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए, इल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी। और पांचवा मैंने बताया था इंपीचमेंट हो जाए यानी रिमूवल हो जाए। अब ये सारे केसेस में देखिए किस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेगा। अगर तो देखिए टर्म ऑफ ऑफिस नॉर्मल प्रेसिडेंट का खत्म हो रहा है, तब तो मैंने बताया ना वो सक्सेसर होने तक बैठते हैं, तो वहां वाइस प्रेसिडेंट की कोई नीड नहीं होती। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड बता दे उनका इलेक्शन, पावर सुप्रीम कोर्ट के पास थी ना कोई भी डाउट और डिस्प्यूट पे डिसाइड करने की, तो उस केस में क्या होगा कि जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। और रेजिग्नेशन के केस में तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया, अब नया बंदा तो बाहर खड़ा नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए, इलेक्शन में टाइम तो लगेगा ना, तो तब तक वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा, ठीक है। अगर उनकी एकदम से इमरजेंसी में वो बीमार पड़ गई या उनकी डेथ हो जाती है तो वो वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। यानी पहले केस को छोड़ के सभी केसेस में वाइस प्रेसिडेंट रोल प्ले करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। इसमें छोटा सा कैच है जो आपको पकड़ना है। वाइस प्रेसिडेंट कब तक प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर सकता है? मैक्स टू मैक्स 6 महीना, इससे कम ही होता टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक केस है कि अगर वो बीमार पड़ जाए, तो ऐसे केस के अंदर मान लीजिए वो ऑफिस में नहीं है या आप कहीं काम से गए हुए हैं या ऑफ ले रखा है, तो उस दौरान में कोई ऐसा टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि 6 महीने के अंदर नए इलेक्शन हो जाएंगे। प्रेसिडेंट ने अपनी गद्दी तो नहीं छोड़ी ना, अब वो सिर्फ बीमार हुए हैं, तो उस टाइम तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का काम करेंगे। तो ये जो इनका फंक्शन है, क्या फंक्शन है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी वो प्रेसिडेंट के फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो वो कब कब करते हैं? जब वैकेंसी होती है ऑफिस में। और किस किस टाइप की वैकेंसी होती है मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला फंक्शन इनका आर्टिकल 65 में लिखा है। तो इसको याद कैसे करोगे? कंसेक्यूटिव है। 62 पे आपका प्रेसिडेंट खत्म हो गया, 63 पे वाइस प्रेसिडेंट आ गया, 63 पे 64 नंबर आर्टिकल में उनका पहला फंक्शन बता दिया जो मेन काम है, यानी कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है आपके राज्यसभा के। और 64 जहां खत्म हुआ तो उनका दूसरा काम उनको पकड़ा दिया। क्या काम है उनका? कि वो अब प्रेसिडेंट का फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे। समझ गए? तो मेजरली ये 2 काम होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। समझ गए मेरी बात? आगे तो वही लिखा है, ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट जब उनके ऑफिस में वैकेंसी होती है, प्रेसिडेंट की अगर वो रेजिग्नेशन दे दे, रिमूवल हो जाए, डेथ हो जाए और कोई कारण हो, ठीक है, वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए, जिनके अंदर की नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है। आगे अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है जो अपने फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, किस वजह से, या तो एब्सेंट है या इल है, बीमार है या और कोई कॉज है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपने फंक्शन तब तक देगा प्रेसिडेंट के जब तक वो ऑफिस में वापस नहीं आ जाते। इसके लिए कोई 6 महीने का टाइम पीरियड नहीं है। समझ गए? अगर इस तरीके से पॉलिटी को समझना है तो आपको उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, मेरी प्लेलिस्ट को देखना है, जनरल अवेयरनेस आपको मिल जाएगा। अभिनंदन बैच हमारा ये चल रहा है तो समृद्ध सर के नाम से। बाकी आपको साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, रोहित सर आपको रीजनिंग करा रहे हैं, इंग्लिश वाले सर आपको, यानी जो कपिल सर है आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हमारा ये वाला जो कोर्स है ये रोज शाम को 6 बजे शुरू हो जाता है। 6 बजे मेरी क्लास आती है, मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव।
ठीक है जी। तो रोज अगर आपको जुड़ना है 6 बजे आप ये लेक्चर ले सकते हो, और पुराने लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने है। एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त के लिए, क्योंकि वो दो काम तो कर नहीं सकते एक बार में, तो इसलिए राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते हैं। तो उस वक्त राज्यसभा के चेयरमैन कौन होंगे? तो जैसे स्पीकर के लिए डेप्टी स्पीकर होता है, तो प्रेसिडेंट के लिए वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वहां भी तो चेयरमैन के लिए डेप्यूटी चेयरमैन होगा। तो उस दौरान के लिए राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो उस गद्दी को संभालते हैं। ये पूरी लिस्ट लिखी है आपके सामने, इसकी जो पूरी पीडीएफ है इस लेक्चर की, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो। सारे लेक्चर्स की एक साथ भी मैं दे दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना पड़ेगा। और जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे पे 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर्स डे बनाते हैं। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे, 2 कंसेक्यूटिव इन्होंने टर्म सर्व करे, 52 से 57, 52 से 57, 57 से 62। ठीक है, और ये पूरी लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है, तो बहुत इजी से याद करना। जाकिर हुसैन राय, फिर वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, और अभी 14th है, यानी कि आपके कौन है? जगदीप धनकर। ठीक है, डेट मैंने आपको बताई थी अगस्त 2022। तो ये था आज का लेक्चर। और 1 मिनट और रुक जाना, बस 1 सेकंड में आपका लूंगा, 1 सेकंड। ये आपकी पूरी टीम है। ठीक है, मैं आपको जनरल अवेयरनेस करा रहा हूं। एक तो ये एरो जो है ना, ठीक है भाई, इधर आओ, मैं आपको जनरल अवेयरनेस कराता हूं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर हम सारे टॉपिक करते चलेंगे। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी चल रहा है, आगे स्टैटिक जीके के टॉपिक आएंगे, तो पेपर में खूब सारे सवाल देखोगे। ये है आपके साइंस वाले सर अभिषेक सर, ये है आपके इंग्लिश वाले सर कपिल सर, और ये है आपके रीजनिंग वाले सर रोहित सर। ठीक है जी, तो इनसे भी आपको पढ़ना है, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं सबके सब। आप एक बार लेक्चर लेके देखिए, आपको फायदा होगा। और ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है, जिसमें हमारा टारगेट है 79 दिनों के अंदर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तरफ हम एक पुश दे पाए। ये है हमारा मेन मोटिव। तो एसएससी सीजीएल 2023 को हम टारगेट कर रहे हैं, पर इस कोर्स के थ्रू आप हर उस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो जहां पे सब्जेक्ट्स कॉमन है। जीके तो हर पेपर में ही आ रहा है, साइंस हर पेपर में आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश हर पेपर में पूछा जा रहा है ऑलमोस्ट, और रीजनिंग तो है ही है। ठीक है जी, तो मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन ध्यान से बिल्कुल याद कर लो कि 6 बजे आएगा कल। ठीक है, और उसमें मैं आपको क्या पढ़वाने वाला हूं? पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके, जो पूरी ओवरऑल रिवीजन हो जाएगी आपकी इंडियन पॉलिटी की उसके थ्रू। तो 1 से 2 से 3 से देखते हैं, 3-4 क्लासेस पॉलिटी की ही लेंगे अभी, पीवाईक्यूज चलाते हैं, और बीच में पार्लियामेंट में आपको जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक। ठीक है जी, तो मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।